आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। आज के राजकीय रणक्षेत्र में बात होगी राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने आज वायनाड से अपना नामांकन भर दिया। सुबह 11 बजे उन्होंने एक रोड शो किया। बहन प्रियंका गांधी वाड्रा साथ में थी। इस रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं आपका सांसद हूं। मैं आपके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करता हूं जैसा कि मैं अपने लिए चाहता हूं। ये कुछ जो फिलोसफिकल बातें हैं और ये बातें जो है कभी शेक्सपियर के द्वारा कही गई थी और ये बहुत प्रचलन में है। अक्सर स्कूल कॉलेजों की दीवारों पर लिखी हुई दिखाई देती हैं। दूसरों के साथ ठीक वैसा व्यवहार करो जैसा कि आप अपने लिए चाहते हो, ये शेक्सपियर ने कहा था। ये संस्कारों की बात सिखाई जाती है बचपन से लोगों को। ऐसा ही इन्होंने आज राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने वायनाड से पर्चा भर दिया है। अब राहुल गांधी जो पर्चा भरा है उसको लेकर भी अलग अलग बातें हैं। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा जो रही उनके पॉलिटिकल मायने क्या हैं, इसके साथ साथ रोड शो जो हुआ उसमें जो बातें निकलकर सामने आई उस पर ही बात करेंगे। तो राहुल गांधी ने वायनाड से पर्चा भरा है, इसको लेकर दो खास मेहमान हमसे जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। आशीष कुमार हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और रत्नेश मिश्रा हैं, बीजेपी लीडर हैं। दोनों से बात करेंगे। तो आशीष कुमार मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता, अक्सर हमसे जुड़ते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो राहुल गांधी के साथ काफी सारे लोग पहुंचे हैं वायनाड से पर्चा भरने के लिए। आशीष कुमार मिश्रा, आप हमें सुन रहे हैं? जो रोड शो किया आज राहुल गांधी ने वो लगभग 1 घंटे का रहा। 1 घंटे के रोड शो में उन्होंने अपनी जो 5 न्याय गारंटी योजनाओं का जिक्र किया। आप देख सकते हैं, अभी हमने आपको दिखाया, प्रियंका गांधी वाड्रा वहीं बैठी हुई हैं। कुछ नहीं आ रहा है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बुधवार को केरल की वायनाड सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ 1 घंटे का रोड शो किया और कहा इस क्षेत्र का सांसद होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वायनाड सीट से राहुल के खिलाफ इंडिया में शामिल सीपीआई की एनी राजा चुनाव लड़ रही हैं। एनी राजा ने भी बुधवार को रोड शो करके अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन भी मैदान में है। वो राहुल गांधी के खिलाफ ताल ठोकेंगे। मुकाबला दिलचस्प है। 5 न्याय 25 गारंटी, यह है बीजेपी का चुनावी एजेंडा। बीजेपी का नहीं, कांग्रेस का चुनावी एजेंडा। इसी में बात करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमसे जुड़ चुके हैं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी, स्क्रीन तो कुछ नहीं आ रहा है। जी। तो आज राहुल गांधी ने वायनाड से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है और आपके सामने है के सुरेंद्रन, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। तो सबसे पहले अब आगे की रणनीति क्या रहेगी और आप लोग 5 न्याय 25 गारंटी को ही घर घर तक पहुंचाएंगे? थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी जो 5 न्याय 25 गारंटी क्या है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आदरणीय राहुल गांधी जी ने वायनाड सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया
और इसी के साथ में जो उनके सामने जो उम्मीदवार है, हम सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही होती है कि सभी लोगों को बराबरी का मौका मिले। जी। अगर आप किसी को मौका न दो और किसी को दबाने की कोशिश करो तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा। तो इसके लिए हम अपने साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, और साथ में हमारे इंडिया अलायंस के भी जो साथी वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं हमसे अलग होकर, फ्रेंडली फाइट हम उसे कह सकते हैं, तो हम उसको भी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि उनको भी मौका मिलो, उनको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं जी। अब देखिए, आपने जो कहा तो हम बताना चाहते हैं कि 5 न्याय और 25 गारंटी के आधार पर हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम उसमें से नहीं है जो 13 किलो रुपया चीनी देने का वादा करके जनता को ठगे, 2 करोड़ रोजगार देने का नाम लेके हम जनता को ठगे, हम आपके महंगाई कम कर देंगे ये कह के लोगों को ठगे। हम जो है मुद्दों की बात करते हैं, जिसमें से युवा न्याय पहला है हमारा, नारी न्याय है, किसान न्याय है, श्रमिक न्याय है और हिस्सेदारी न्याय। जैसे कि युवा न्याय के साथ में हम देख सकते हैं कि हमने, आप देखे होंगे कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में किया था जी। लेकिन हुआ क्या, उसकी विपरीत हुआ। बस इतना ही कि रोज पेपर लीक, रोज विद्यार्थियों की, युवाओं की पिटाई, यही शुरू थी। इसके बाद नारी न्याय की बात आई जी। नारी न्याय का आपने देखा होगा कि बीएचयू यूनिवर्सिटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता और वो लोकसभा क्षेत्र उनका प्रधानमंत्री जी खुद है, उनके लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कार्यकर्ता महिला के साथ में दुष्कर्म करते हैं और वो 1.5 महीने तक 2 महीने तक बच्चे खुले घूमे फिरते रहते हैं, और उस पर कार्रवाई करने के लिए यदि कोई आवाज उठाता है तो वो कांग्रेस पार्टी होती है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय में बैरिकेड तोड़ के घुसती है, तब जाके ये कार्रवाई की जाती है जी। अब नारियों के बारे में और आप बहुत सारी चीजें देखोगे, पहलवान जो बेटियां हैं वो रोड पे घसीटी जाती है, लेकिन जब भागीदारी देने की बात आई तो आपने देखा होगा संसद भवन का जब नया निर्माण हुआ, उसी संसद भवन के निर्माण में हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि मात्र वो एक विशेष वर्ग से आती हैं और वो जो जिस वर्ग से आती है उनको वहां पे नहीं लाना चाहते थे। ये 2 बात हुई। अब तीसरी बात हुई, आप उत्तर प्रदेश के या पूरे देश के कोने कोने में घूम के देखे होंगे, रात को चाहे महिलाओं का जलाना हो, महिलाओं को ढकेलना हो, महिलाओं पे बुलडोजर चलाना हो, ऐसे अन्याय तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्य में होते गए हैं। अब जब समय आया तो आपने देखा होगा कि 33% का जो रिजर्वेशन देने का था, 33% का महिलाओं को रिजर्वेशन न दे पाने का नतीजा उनके सामने है, लेकिन उसका ढोल ऐसा पीटा गया, आंकड़े अभी तक उनके तैयार नहीं, बोलते आने वाले 10 साल में हो जाएंगे। आप इनसे अगर कुछ भी पूछोगे तो ये जो प्रतिवर्ष और दिनों में बात किया करते थे, 100 दिनों में काला धन लाने की बात हो या 50 दिन नोटबंदी की बातें करने का हो, कि उसका नतीजा कुछ गलत नहीं होगा। तो आपने देखा ही होगा, अभी सुप्रीम कोर्ट की जज है, उन्होंने कहा है कि काले धन को सफेद करने का यह सरकार का सबसे अच्छा तरीका था। उसके बाद आ जाइए किसान पे, ज्यादा दूर नहीं, अजय टेनी साहब है ना, भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके सुपुत्र ने ना हार चढ़ा दिया, सीधा गाड़ी उनके ऊपर रौंद डाली किसानों को जी। 700 से ऊपर किसान शहीद हो गए। और जब किसानों की बात आई, 3 काले कानून को लाके अपने मित्रों की झोली भरने के लिए इन्होंने जब 3 काले कानून लाए थे, वर्षों भर के संघर्ष के बाद आखिर में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र के पटल पर थूक कर चाटना पड़ा और वो 3 के तीनों काले कानून को उनको वापस लेने पड़े। इसलिए हम किसानों के न्याय की बात लेके आए हैं। 6,000 रुपए का झुंझुना कुछ लोगों को पहुंचा के आप उनसे लेते कितना हो, हर तरीके से कभी प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बताया। यूरिया, चलिए ठीक है, किलो की गोनी में 45 किलो आने लगे। सुनिए, कोई बात। श्रमिक न्याय, जो आज वर्ग काम कर रहा है उनको प्राइवेटाइजेशन करके ढकेल देना कहीं दूर, और सरकारी नौकरियों में उनको स्थान न मिलना, पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरियां न मिलना, श्रमिकों को उनका मूल वेतन न मिलना, इसके लिए हमने रखा है श्रमिक न्याय। और हिस्सेदारी न्याय जो है, समाज के हर वर्ग का पिछड़ा व्यक्ति, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो सामान्य कास्ट का गरीब हो, हर समाज के पिछड़ा व्यक्ति को आगे लेके आना और उसको बराबर की हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित करना,
इसलिए हम लोगों ने ये 5 न्याय निकाला है। चलिए ठीक है, मैं बीजेपी नेता मेरे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश मिश्रा, आज राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन भर दिया है, ठीक है, और आपकी पार्टी के जो नेता हैं के सुरेंद्रन, वो जो है ताल ठोकेंगे, प्रदेश अध्यक्ष हैं केरल के। तो भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी राहुल गांधी को यहां पर चुनौती देने के लिए? देखिए, आपको और मेरे साथी को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय सीताराम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सीधा से स्टैंड है, हम कभी राहुल गांधी को चुनौती मानते ही नहीं है। वो स्वयं, उनकी पार्टी कांग्रेस के लिए ही अपने आप में एक चुनौती है। कांग्रेस पार्टी स्वयं उनसे निपटने का प्रयास कर रही है और वो बेचारे नहीं निपट पा रहे हैं। हर वर्ष उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार हर एक भाषण में उनके निपटाने का प्रयास करते हैं। कभी कहते हैं उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, कभी कहते हैं उन्होंने 36 गोलियां खा ली, कभी कहते हैं वो बम से उड़ गए। तो उनकी पार्टी लगातार उनको निपटाने का प्रयास कर रही है और उनसे मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रही है। हमें भारतीय जनता पार्टी कभी उन्हें चुनौती के तौर पर नहीं देखती। दूसरी बात, अभी हमारे साथी की मैं बातें सुन रहा था, ये बड़ी बड़ी महिला न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, इनके यहाँ महिला न्याय जानते हैं सर कैसे दिया जाता है? इनके यहाँ असम की यूथ कांग्रेस की स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीवास्तव ने उस महिला का यौन शोषण किया है। इन्होंने उस महिला का पक्ष भी नहीं सुना और उसे तत्काल शो कॉज नोटिस जारी करके उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये है इनके यहाँ का महिलाओं के प्रति न्याय, जो पहला है इनका। दूसरी, इन्होंने युवाओं की बात की। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी भूल गई कि युवाओं के पर्चों को किस प्रकार राजस्थान की सरकार में लीक कराया गया और किस प्रकार राजस्थान के बच्चों ने इनकी पिछली सरकार में वहां पर आत्महत्याएं की थी। चाहे वो पटवारी का पर्चा रहा हो, चाहे वो तमाम सारे परीक्षाओं के पर्चे रहो, पर्चे इनके यहाँ भी लीक हुए हैं। तीसरी बात, इन्होंने किसानों की बात की। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी किसानों की बात करती है तो फिर इनके प्रधानमंत्री क्यों कहते थे कि हम जो पैसा भेजते हैं वो केवल 15 पैसे वहां तक पहुंचता है। हमारी सरकार ने किसान सम्मान निधि, किसान दुर्घटना बीमा योजना, सारी योजनाएं हमने किसानों को दी। हमने किसानों के लिए काम किया। जो तथाकथित कांग्रेसी किसान है उनके लिए तो किसी ने काम नहीं किया भाई। देश का 80% किसान खेती में व्यस्त है। अच्छा, मुझे आप छोड़िए, अरे छोड़िए, आरोप प्रत्यारोप छोड़ दीजिए। हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं। यहां पर आपके जैसे इंडिया गठबंधन के अपने कुछ मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के। भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के क्या मुद्दे हैं केरल में? किन मुद्दों पर टक्कर देने जा रहे हैं आप? अब जुमला कुछ चलेगा ही। देखिए एंकर महोदय, हमारा सबसे क्लियर मुद्दा है राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। हम इसी मुद्दे के साथ पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो इंडिया गठबंधन जिसमें ये खड़े हुए हैं, मुझे लगता है लेफ्ट भी है वहां पे, और लेफ्ट ने भी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ। इस गठबंधन की बात आप करते हैं, स्क्रीन पे है ही नहीं। आप बताइए। अरे इंडिया गठबंधन के साथ जो अलायंस है वो राज्यों के साथ से तय हुआ है। अब सीपीआई जो है केरल में इनके साथ में नहीं है, अकेले चुनाव लड़ रही है। हो सकता है बाहर से समर्थन दे, वो की चुनावी रणनीति हो सकती है। हो सकता है वोट काटे वो वहां से, उसका फायदा जो है कांग्रेस पार्टी को मिले और बीजेपी को नुकसान हो जाए के सुरेंद्रन को। इसलिए आपको ज्यादा तकलीफ हो रही होगी कि साहब ये सीपीआई वाले बाहर से क्यों लड़ रहे हैं। एनी राजा ने जो आप नामांकन भर दिया, रोड शो किया सीपीआई से, आज भर दिया नामांकन। अब के सुरेंद्रन कब नामांकन भरने जा रहे हैं ये बताइए। और चुनावी मुद्दे क्या है? मैं अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ में बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूं कि आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। अभी तो मैंने पार्टी का पूछा था, मैं अब इंडिया गठबंधन के मुद्दे पूछ लूंगा। देखिए, पब्लिक को पता चलना चाहिए आखिरकार ये जो चुनावी महासंग्राम है इसके अंदर आप लोग कैसे एक दूसरे को चुनौती दे रहे हो, जिससे कि आम जनता जो वोट डालने जाएगी वो फैसला कर ले कि उसको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। जी, ये सवाल मुझसे है आपका? जी जी, मैं बताता हूं आपको। जी, हमारा जो एनडीए गठबंधन है जी, हमने जो 10 साल में काम किए हैं वो काम हम जनता को बताते हैं। हमने उज्ज्वला योजना के तहत सभी बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया। हमने दीनदयाल उपाध्याय विद्युत योजना के तहत गांव में बिजली की पहुंच को बढ़ाया। हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो इनकी सरकारों में 8 किलोमीटर के आसपास बनती थी, उसमें हमने 4 से 5 गुना बढ़ोतरी की सड़कों के निर्माण में। और आज आप गांव की सड़कें देखेंगे तो इनकी सरकारों से लाखों गुना अच्छी है।
हमने रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप किया, हमने वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चलाई, हम इसलिए जा रहे हैं उनसे मांगने। हमने स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम चलाकर भारत के युवाओं को जो IIT IIM से पढ़ के निकलते थे और विदेश चले जाते थे, उनको हमने लोन की प्रक्रिया में बिना किसी क्या कहते हैं शर्त के, बिना किसी गारंटी के उनको लोन देकर उनको अपनी स्वयं की कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए लोन देने का काम किया। हमने डिजिटल इंडिया जैसा कार्यक्रम चलाया, जिसका परिणाम है कि आज आप और कांग्रेस पार्टी के नेता भी यहाँ बैठकर अपने अपने घरों से बढ़िया 5G का आनंद लेते हुए टीवी डिबेट कर रहे हैं। हमने ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया। आज अगर आप बैठे हैं, आपका अगर कोई FIR दर्ज हुआ है तो आप अपने मोबाइल पर टैप करके देख सकते हैं कि उस FIR में प्रोसीडिंग क्या हुई, आपके केस में कोर्ट में प्रोसीडिंग क्या हुई। हमने ये काम किया है। अब आ जाते हैं, हमने किसानों की वृद्धि के लिए, जो वास्तविक किसान है, मैं फिर कहूंगा जो वास्तविक किसान है उनके लिए हमने किसान सम्मान निधि योजना चलाई। और आज अगर आप गांव में आएंगे ना तो ये देखेंगे कि प्रत्येक किसान जो वास्तव में खेती करता है वो हमारी सरकार से संतुष्ट है। हमने उन सभी लोगों को जिनके पास खेती करने के लिए, स्वयं अनाज उत्पादन करने का साधन करने के लिए भूमि नहीं है, उनके लिए हमने मुफ्त में राशन देने का काम किया है। हमने उनको मुफ्त में, ताकि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, क्योंकि एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना में प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने देश के लोगों को भोजन उपलब्ध कराए। और हमारे संविधान के चौथे भाग में बहुत स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया है नीति निर्देशक चट्टों के तहत कि भारतीय राज्य का स्वरूप एक कल्याणकारी राज्य का होगा, और हमने हमारी सरकार ने उस कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को इम्प्लीमेंट किया है। चलिए ठीक है, कोई भी आपकी बात आ गई, मैं समझ गया। ठीक है भाई, ठीक है। अरे मिश्रा जी ठीक है, आ जाते हैं। अरे ठीक है, एक सवाल मेरा भी है सर। इंडिया गठबंधन जब कहता है कि हम भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो चोरों का गठबंधन कर लिया आपने, कल तक जिनको ये गालियां बकते थे, कल ये उन अरविंद केजरीवाल के साथ बैठे हुए नजर आए, जो अरविंद केजरीवाल इनकी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को खुले तौर पर कहते थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं। ये उन अरविंद केजरीवाल के साथ बैठे नजर आए जो अपनी सभाओं में कहते हैं कि ईडी को, CBI को। अरे भाई, अगर ऐसी बात करोगे तो ये लोग भी कह सकते हैं, जिन लोगों को आप हमेशा भ्रष्टाचारी कहते थे उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, और फिर ये सब नहीं चलेगा। नहीं, ये सब नहीं चलेगा। नहीं, ये सब नहीं, गलत बात। आशीष कुमार मिश्रा जी, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं। इंडिया गठबंधन के आज नामांकन भरा गया है। हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के अपने चुनावी एजेंडा है, अभी रत्न मिश्रा ने गिनाया कि हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हर पार्टी के अपने मुद्दे होते हैं। ऐसे ही आपकी पार्टी के यानी इंडिया गठबंधन के क्या चुनावी मुद्दे हैं जिन पर वोट मांगने जा रहे हैं हम जनता के बीच में? सबसे पहले तो देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि रत्नेश भाई की बातों का मैं सन्नी भी विश्वास करना नहीं। कारण मैं बता रहा हूँ, जो इन्होंने अभी अरविंद केजरीवाल की बात कही है, तो अभी संजय सिंह की आज ही जमानत हुई है, कल जमानत हो गई थी, आज बाहर आए हैं। इनके राजनीति की शुरुआत ही अपने केजरीवाल की पार्टी से हुई है। सबसे सफर इनका देखिए कहाँ तक गया है। केजरीवाल की पार्टी से ये पहुंचे हैं कांग्रेस पार्टी से आज पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इनको वो तवज्जो नहीं दिया है, लेकिन एक संपर्क के माध्यम से आज वो प्रवक्ता के रूप में या नेता के रूप में हमसे बात कर रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इन्होंने जो बताया किसान सम्मान निधि योजना, टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी का जवाब व्यक्तिगत टिप्पणी से दूंगा, फिर बहुत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। अभी ये एक महीना पहले, दो महीना पहले जवाब देता हूँ, मुझसे टिप्पणी करने वाले नेता बताएं, जिस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए हैं, ये अभी 2 महीना पहले तक वही लोग मिला रहे थे। इन्होंने क्यों नहीं शिकायत किया? इन्होंने नेता पर प्रश्न उठा रहे हैं एंकर महोदय। तो मैं फिर पूछना चाहता हूँ कि पूरा इंडिया गठबंधन एक दूसरे को गरियाता था आज के 4 साल पहले, तो देश की जनता पूरे इंडिया गठबंधन पर कैसे विश्वास कर ले? ये तो मेरा ही पॉइंट प्रूफ करके कांग्रेस के अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के गठबंधन पर विश्वास करने जो गालियां बकते थे, भगवंत मान और राहुल गांधी के विश्वास करने। देखिए, आप दोनों जो है अगर इससे बात करेंगे तो बात जो है पब्लिक तक नहीं पहुंच पाएगी। मैं बीजेपी नेता रत्न मिश्रा से भी कहूंगा, और आप शांत हो जाए। आपकी बात को क्या फायदा है? हम पॉलिटिकल बात करने के लिए बैठे हैं, व्यक्तिगत
व्यक्तिगत बात करने के लिए बैठे हैं, पॉलिटिकल बात कीजिए। नामांकन भरा गया है, चुनाव हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, हम अगर ऐसी बात सुनेंगे तो नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं इस तरह से अपनी डिबेट को डिरेल नहीं होने दूंगा। भटकिए मत, मुद्दे पर लौट कर आइए, वहीं रहिए, अरे शांत रहिए, कोई बात नहीं, हो गया रत्नेंद्र मिश्रा, हो गया, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, शांत, कोई बात नहीं, आपकी बात पहुंच गई, सुन लिया उन्होंने, अरे सुन लिया उन्होंने, हो गया, चलिए ठीक है। अरे भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, पब्लिक नहीं सुन पा रही है आपकी बातों को, मैं दोनों से कह रहा हूं, आपकी बातों को पब्लिक नहीं सुन पा रही है, ये कैसे सुनेगा देश आपको? चलिए ठीक है, कभी यहाँ कभी वहाँ अलट के पलट के और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा ना। इनकी विश्वसनीयता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मैं तो वही तो कह रहा हूँ जी, मैं नहीं तो कह रहा हूँ जी कि कैसे आप विश्वास कर रहे हैं। नहीं तो इनसे महोदय पूछना चाह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन पर भारत की जनता कैसे विश्वास कर ले कि ये जो दूसरे 10 दिन पहले गरियाते थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने जेलों में बंद करना शुरू किया। हमारे नरेंद्र मोदी जी के ईमानदारी आप जो है टाइम नहीं, ऐसा नहीं, अरे टाइम खराब हो रहा है ना, लोग सुन ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे, क्या फायदा है? अरे आप अपनी बात कहने के लिए आए हैं चैनल के माध्यम से कि लोग आपको सुने और समझे, फैसला करें, कहां आप व्यक्तिगत लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। चलिए आशीष कुमार मिश्रा जी, मैं जो पूछ रहा हूं, आपके इंडिया गठबंधन के 7 चुनावी मुद्दे क्या हैं? 7 है, 5 है, 6 है, 10 है, व्हाटएवर, है ना? देखिए, मैंने आपको जो गारंटी बताई है, हम उसी गारंटी के 5 गारंटी के आधार पर हम जा रहे हैं। युवाओं के लिए भी उसमें हो गया है, जाति जनगणना हमारा मूल विषय है, नारी न्याय हमारा, किसान का है, इन सभी मुद्दों पे हम जा रहे हैं और वहां पे हम जनता के बीच में ये अपने मुद्दों को उठाएंगे। ठीक है, ठीक है। और आपने जो बात कही तो इसमें इससे जरूरी था ये बात बोलना है कि ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि 2 महीने पहले तक ये थे, इनके मुंह से चू तक नहीं निकला था। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी में है, मैंने बीएसओ प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र की मैंने बात की, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया, मणिपुर का मन नहीं निकल पाया इनके मुंह से, महंगाई का मन नहीं आ पाता है इनके मुंह से। मैं इनसे बोल रहा हूँ, चैलेंज के साथ में कह रहा हूँ, इनके केंद्रीय मंत्री कैमरा चल रहा हो तो ये खबर दिखाइएगा, ये दिखाइएगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। आसाम पुलिस ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास को दिया नोटिस, महिला नेता की शिकायत पर हो सकती है गिरफ्तारी। असम पुलिस की टीम ने, सुनिए तो सर, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, झूठ कौन बोलता है, कौन नहीं बोलता है, ठीक है। योजना के आरवाईसी के अध्यक्ष सुनिए तो, आरवाईसी के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर असम अध्यक्ष अंकिता ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। अंकिता दत्ता को भारतीय युवा कांग्रेस ने कानूनी नोटिस जारी किया, इसलिए ठीक है। जनता यही आरोप पटवारी पर गोवर्धन यादव पर लगाए गए, ठीक है। यही इनकी सारी चीजें श्रीनिवास को सत्य तो रूढ़िवादी बताते हुए अंकिता ने ट्वीट किया। मैं खबर पढ़ रहा हूँ, सुनिए, मैं एक महिला नेता हूँ, अगर मैं इस तरह के उत्पीड़न से गुजर रही हूँ तो मैं अन्य महिलाओं को उसमें शामिल होने के लिए कैसे प्रोत्साहित करूंगी। अंकिता ने इस मामले में कई ट्वीट किया और श्रीनिवास को पिछले 6 महीने में लगातार परेशान करने और लिंग के आधार पर भेदभाव करने के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कई महीने पहले मामले से अवगत होने के बावजूद राहुल गांधी पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि जब जनवरी में ठीक है, देश की जनता तय कर लेगी और वायनाड की जनता भी तय कर लेगी, केरल की जनता भी तय कर लेगी कि किन मुद्दों पर उसको वोट डालना है। प्रवक्ता आपस में एक दूसरे को काउंटर करते रहेंगे, एक दूसरे को चुनौती देते रहेंगे, लेकिन देश की जो जनता है, जनता जनार्दन, यानी आपको तय करना है किसके मुद्दे आपको ज्यादा सही लगते हैं, किसके मुद्दे आपको देश हित में लगते हैं, किसके मुद्दे आपको अपने जैसे लगते हैं या आपकी अपनी समस्या सुलझाने वाले लगते हैं, किन मुद्दों पर आप वोट डालने जा रहे हैं, यह आपको तय करना है। इसीलिए आज हमने राहुल गांधी के नामांकन के वक्त यह पूछा, आज के दिन केरल के लोगों से और देश के लोगों से, कि भैया आप चुनाव होने जा रहा है, नामांकन हो गया है, अब आप किन किन मुद्दों पर वोट डालेंगे। इसीलिए कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा कि आपके कांग्रेस पार्टी के चुनावी मुद्दे क्या हैं और इंडिया गठबंधन के मुद्दे क्या हैं।
इसके साथ साथ बीजेपी के नेता से भी पूछा कि भाई आप किन मुद्दों पर वोट मांगेंगे, जिससे कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, वो ये समझ लें कि भारत में जो चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव, जिसे एक बेसिकली प्रधानमंत्री का चुनाव कहा जाता है, वो किन मुद्दों पर होने जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को कैसे काउंटर कर रही है और किन मुद्दों पे वोट मांगने जा रही है, और देश किन मुद्दों पर वोट डालेगा, यह चुनाव जीतने के बाद पता चलेगा किसने किसको वोट डाला, किसका कितना शेयर रहा, कितना परसेंटेज रहा, कौन कहां से जीता, कौन कहां से हार गया, और कौन कितने वोटों से हारा, और या फिर कौन सी पार्टी ने किस क्षेत्र में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया। हर चीज का आकलन होगा, विश्लेषण होगा। फिलहाल आज वायनाड से राहुल गांधी ने अपना नामांकन भर दिया है। सीपीआई नेता एनी राजा ने भी अपना नामांकन भर दिया है। जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं, केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने अभी नामांकन नहीं भरा है। आज के राजकीय क्षेत्र में इतना ही। देखते रहिए आप आर्या न्यूज।